आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। नोट सेट एग्ज़ाम में भी ये बार बार पूछे जाते हैं। जिनमें नर्सिंग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न क्या है? एक जगह से ब्लड लेके हम दूसरी जगह पर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, एक जगह से लेके दूसरे को दे रहे हैं। ये क्या है? डोनर है, ये रिसिपिएंट है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ऐसे निकाल के ये दे दिए, सिर्फ एक डायग्राम है। जब हम इन्फ्यूज़न टर्म यूज़ लेते हैं तो इन्फ्यूज़न टर्म लेते हैं जब हम कोई आईवी इन्फ्यूज़न पेशेंट को इन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रांसफ्यूज़न यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि एक जगह से ब्लड लेके हमें दूसरी जगह पे पहुँचाना होता है, तो एक अलग चीज़ है, इसलिए हम ट्रांसफ्यूज़न टर्म यूज़ लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन इज। मोस्ट कॉमन ऑप्शन है फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन, हीमोलाइसिस, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो चीज़ तो ये सभी होती है, हीमोलाइसिस भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमन। तो हीमोलाइसिस क्या है? मोस्ट कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन थी जब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग, ये हमें नहीं पता था। सबसे पहले क्या होता था कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे तो वहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाता। तो अब जब हमें एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच एंटीजन वगैरह का पता चला है, उसके बाद से हीमोलाइसिस बहुत कम हो गया है। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होता है पर वो भी कम होता है कंपैरेटिवली फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हीमोलाइसिस नहीं होता, नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन है, लेकिन चिल्स, फीवर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये सब क्यों होता है? ल्यूकोसाइट्स की वजह से। जो ब्लड में ल्यूकोसाइट्स होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, टूटती है, और उनसे साइटोकाइनेज रिलीज होता है। स्टोर ब्लड में साइटोकाइनेज रिलीज होता है। साइटोकाइनेज क्या करता है? साइटोकाइनेज क्या है? एक हिस्टामीन है। तो ये क्या करता है, एक रिएक्शन करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, और उसकी वजह से फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन जैसी कंडीशन होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड को, अगर जब भी इस तरह की स्थिति आती है तो हम ब्लड को तुरंत स्टॉप करते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ल्यूकोसाइट्स की वजह से। तो अब आजकल क्या हो रहा है कि जो ब्लड बैग आ रहे हैं, ये ब्लड बैग है, तो इसके साइड में एक फिल्टर आता है, और फिर वहाँ से नेक्स्ट ब्लड नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे जो भी ये ल्यूकोसाइट्स है ये इकट्ठी होती जाती है, तो ये फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम ये ब्लड बैग यूज़ में लेने लगे। हालांकि अभी भी इंडिया में इतना नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ नहीं आई है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है, वो अभी हम आगे बात करेंगे, उससे संबंधित और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी। अब क्वेश्चन सिंपल है कि आरबीसी का लाइफ स्पान क्या है। ठीक है, लेकिन इसने पूछ लिया ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी। तो आरबीसी ट्रांसफ्यूज्ड हो या नॉर्मल हो, और ट्रांसफ्यूज्ड का मतलब एक बंदे से दूसरे के पास, बंदा या बंदी से दूसरे के पास गया, तो उसको हम ट्रांसफ्यूज्ड बोलते हैं। तो उसकी आरबीसी की लाइफ स्पान क्या होगी? वही होगी जो नॉर्मली होती है। क्यों? क्योंकि हम, हो सकता है 1 घंटे पहले ही हमने ब्लड लेके ट्रांसफ्यूज किया, तो क्या होती है 120 डेज आरबीसी की लाइफ। अब यहाँ पे ऑप्शन है 1 आवर, 1 डे, 50 डेज और 100 डेज। तो मेरे हिसाब से सबसे जो नियरली है वो 100 डेज है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे, ये राइट आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन ब्लड स्टोर्ड विद सीपीडी।
CPDA क्या है, जिसमें हम ब्लड को स्टोर करते हैं, और C से होता है सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन। ठीक है। अब ब्लड को हम स्टोर कितना कर सकते हैं? नॉर्मली 35 डेज एंड मैक्सिमम 42 डेज। 42 डेज हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन क्या है, 12 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 48 डेज। तो 48 डेज तो 42 से बहुत ज़्यादा है, तो इतना तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 42 डेज है। तो इसका आंसर आएगा 28 डेज। अब यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे सिट्रेट है, सिट्रेट का काम क्या होता है, ब्लड को मेंटेन करना, ब्लड को टूटने से बचाना मैक्सिमम। फॉस्फेट, ये जब ब्लड स्टोर रहता है, तो ब्लड स्टोर रहता है तो वहाँ पे उसके लिए न्यूरोट्रांसमिशन के लिए जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो फॉस्फेट यूज़ होता है। डेक्सट्रोज क्या होता है, उसको एनर्जी देता है। एडेनिन एटीपी के एनर्जी को सेव करता है। इस तरह से सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन ये चारों यूज़ होते हैं। सिट्रेट की वजह से सिट्रेट टॉक्सिसिटी होती है। एक्चुअल में सिट्रेट का एक काम और है कि सिट्रेट क्या है, एसिडिक मीडियम मेंटेन करता है, क्योंकि वहाँ क्या होना है कि अंदर जब ब्लड सेल्स टूटती है तो वहाँ पे एल्केलोसिस की कंडीशन होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम इंट्रासेल्युलर सिट्रेट यूज़ करते हैं। और इस सिट्रेट की वजह से सिट्रेट टॉक्सिसिटी होती है, और उसको कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन में आएगा नहीं। फ्रेश होल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन विद इन हाउ मच टाइम ऑफ कलेक्शन। तो ये क्वेश्चन है कि फ्रेश होल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन विद इन हाउ मच टाइम ऑफ कलेक्शन। ये पूछ रहा है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो कितने टाइम में कर देना चाहिए। तो ये हो, या क्वेश्चन ये हो कि हम ब्लड को ब्लड बैंक से लेके आए, उसके बाद हमें कितने टाइम में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देना चाहिए, या ब्लड को कितने टाइम में ट्रांसफ्यूज़ कर देना चाहिए। सब क्वेश्चंस का मतलब एक ही है, और वो है 4 आवर। मैक्सिमम हमें 4 आवर में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना है। 4 आवर में ही क्यों करना है, उससे ज़्यादा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सेप्सिस की कंडीशन होती है। ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लड को स्टोर करते हैं, और जब वो ब्लड ह्यूमन बॉडी में नहीं होता लेकिन उसका टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के जैसे होता है बाहर का, तो वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ, रूम टेम्परेचर पे होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ने के चांसेज होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें 4 आवर में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए ताकि हम सेप्सिस से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर आरटीए क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अ पेशेंट इज ब्राउट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मैसिव का मतलब क्या है, यहाँ पे मैसिव का मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर हम अगर 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, या शुरू के 4 घंटे में अगर हम 5 यूनिट तक ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो उसको हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। ये या इससे ज़्यादा उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर इन द पेशेंट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक, जब हम ब्लड स्टोर करते हैं तो एक चीज़ होती है सिट्रेट, और सिट्रेट क्या करता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी भी करता है। और सिट्रेट क्या करता है, जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है, कैल्शियम आयन को लेके और इसके साथ में कैल्शियम सिट्रेट कंपोजिशन बनाता है, जो यूरिन के साथ एक्सक्रिएट होता है। तो इसकी वजह से क्या कंडीशन आएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कंडीशन कौन सी होगी, हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन आएगी। ठीक है,
तो जब भी हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया तो नहीं बट हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन होती है जब हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। वो क्यों होती है कि जब स्टोर ब्लड रहता है तो वहाँ पे इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट कौन सा है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम जब टूटता है तो वो इकट्ठा होता जाता है इंट्रासेल्युलर, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप तो हो नहीं रहा, ब्लड स्टोर है बॉडी में है नहीं, तो पोटेशियम इंक्रीज होता जाता है और इस वजह से इस कंडीशन को हम पोटेशियम इंक्रीज होता है उसको कहते हैं हम हाइपरकैलेमिया। अगर पोटेशियम कम होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन आती है स्टोर ब्लड में। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब है ब्लड में सोडियम की कमी होना, वो यहाँ नहीं होता। हाइपरथर्मिया मीन्स है ब्लड टेम्परेचर का बढ़ जाना, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका आंसर है हाइपोकैल्शियमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। आफ्टर ईच मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इंजेक्शन इज यूज्ड। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं मैसिव वाला तो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। कौन सा करते हैं, मैग्नीशियम करते हैं, पोटेशियम करते हैं, आयरन करते हैं, कैल्शियम करते हैं, कौन सा करते हैं। आयरन सुक्रोज का कोई मतलब नहीं रह जाता, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आयरन का कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम मैग्नीशियम का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। अभी हमने बात करी कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो सिट्रेट की वजह से हाइपोकैल्शियमिया की स्टेट आ जाती है और हाइपोकैल्शियमिया को आपको ट्रीट करना है तो उसके लिए आपको कैल्शियम देना पड़ेगा और कैल्शियम के लिए हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हम कैसे देते हैं, स्लो देते हैं, स्लो आईवी इन्फ्यूज़न कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट हम 10 ml NS में लेके 10 मिनट में पुश कर सकते हैं, बट ये इतना स्लो है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रैक्टिकली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू देते हैं। बट अगर पेशेंट को बीपी बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें इस तरह से देना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं दे सकते, तो हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर कैल्शियम को अगर आपने फास्ट दिया तो ये क्या करता है, कार्डियक अरेस्ट का कर सकता है। ये कैल्शियम है, ये इंट्रासेल्युलरी जो मसल्स हैं उनको मसल्स की यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट है वो कैल्शियम यूज़ करते हैं। मसल्स की स्पीड मतलब मसल्स के वर्क को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सीवियर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विच टाइप ऑफ ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज। अच्छा, इसमें ये ध्यान देने की बात है कि सीवियर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी है किसी को, तो हम क्या करेंगे, PRBC, वाश्ड RBC, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, किस तरह की उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे ब्लड सेल। तो इसका आंसर आएगा वॉश्ड RBC। वॉश्ड RBC क्या होती है कि जब हम नॉर्मल सलाइन से NS से RBC को वॉश करते हैं, इसके ऊपर जो एंटीजन होते हैं RBC के ऊपर, उनको हम वॉश करके NS से हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा, उस RBC को हम बोलते हैं वॉश्ड RBC, और जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं होगा तो कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के चांसेस ही नहीं। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में वॉश्ड RBC यूज करते हैं, ये ध्यान देने की बात है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैक्सिमम वही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, और जो नहीं, मतलब पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट नीड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच IV फ्लो कैथेटर यूज। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम कौन सा कैथेटर यूज लेते हैं जिसका ल्यूमन बड़ा हो, कितना, 18 का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हम कौन से कलर का IV फ्लो कैथेटर यूज लेते हैं, तो वो है ग्रीन, और इसकी साइज़ है 18। उसके अलावा 22 होता है ब्लू कलर का, 24 होता है वो होता है येलो कलर का, ये बच्चों में काम में लेते हैं मेनली। 26 होता है वो और छोटा होता है, पर्पल कलर का होता है, वो भी बच्चों में काम में लेते हैं। लेकिन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि 18
नंबर का कैन्यूला हम काम में लेते हैं। अगर 18 ऑप्शन नहीं है तो हम 20 पे टिक करेंगे, चाहे वहाँ पे 16 भी लिखा है तो हम 20 पे टिक करेंगे। 20 कैन्यूला होता है पिंक कलर का, इससे भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। बट हम 18 मोस्टली इसलिए यूज़ लेते हैं कि जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी वगैरह, इनकी साइज ब्लड से भी मतलब इनकी साइज छोटी छोटी कैपिलरीज से भी बड़ी होती है, तो उसका डिस्ट्रॉय कम से कम हो, ब्लड सेल्स कम से कम खराब हो, इसलिए हम कैन्यूला जो है वो बड़ा यूज़ में लेते हैं, तो 18 यूज़ में लेते हैं। ठीक है। और नॉर्मली जो कैन्यूला हम यूज़ में लेते हैं बोर्ड में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है, पिंक कैन्यूला। इससे भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कैन्यूला इज़ यूज्ड फॉर रूटीनली इन जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में हम कौन सा कैन्यूला रूटीनली यूज़ करते हैं? येलो, अगर यही क्वेश्चन पीड्स डिपार्टमेंट के लिए है तो येलो बोल सकते हैं। ग्रीन हम लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, ये एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न क्वेश्चन है और सही भी एक ग्रीन कैन्यूला ही यूज़ में लिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। नेक्स्ट है पिंक किस में हम यूज़ में लेते हैं? जनरल वार्ड में रूटीनली जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो ट्राई करते हैं कि पिंक आईवी इन्फ्यूज़न के लिए सबसे सही कैन्यूला है। ठीक है, तो हम उसमें फास्ट इन्फ्यूज़न भी दे सकते हैं। इसलिए ग्रे कलर का कैन्यूला होता है वो 16 नंबर का होता है। नॉर्मली हम जब और ज़्यादा जैसे डायलिसिस वगैरह में हमें मैसिव ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है तो हम ग्रे कलर का कैन्यूला यूज़ में लेते हैं। इसका ल्यूमन और ज़्यादा होता है, जिसका जितना ज़्यादा ल्यूमन होता है उसका उतना कम नंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये आजकल सभी एग्ज़ाम वालों के लिए एक अच्छी चीज़। एक्सेप्ट एक मतलब बहुत पॉपुलर वर्ड हो गया एग्ज़ाम में, तो हमें ध्यान देना है एक्सेप्ट अगर कहीं पे है तो क्वेश्चन का मतलब भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है इसको छोड़ के, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ट्राली आई है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कॉम्प्लिकेशन है। हीमोलाइटिक रिएक्शन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कॉम्प्लिकेशन है। फ्लूइड डेफिशिएंट, अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्लूइड डेफिशिएंट होगा या इंक्रीज़ होगा, फ्लूइड की कमी होगी या फ्लूइड ज़्यादा होगा? फ्लूइड बढ़ेगा, तो ये फ्लूइड डेफिशिएंट होने के चांसेस तो लगभग बिल्कुल नहीं है। अगर हीमोलाइटिक रिएक्शन होती है और उससे आगे अगर बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है तो फ्लूइड डेफिशिएंट की कंडीशन बाद में हो सकती है, बट नहीं, ये नहीं। हीमोलाइटिक रिएक्शन मैंने आपको बताया कि हीमोलाइसिस की वजह से होती है। इन्फेक्शन ट्रांसफ्यूजन में जब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की वापस से ग्रोथ होती है तो इन्फेक्शन के चांस बनते हैं। फिर एक वर्ड है ये ट्रेली क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। ठीक है। और एक और वर्ड है, एक और टर्म है, वो है टाको, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट कार्डियक आउटपुट में इंक्रीज हो जाता है, इसमें कार्डियक ओवरलोड हो जाता है, कार्डियक ओवरलोड। तो ट्रैली की कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड लंग इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट कार्डियक आउटपुट बहुत ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं टाको। तो यहाँ पे ये सब होती है। ये क्या होता है कि जब लंग इंजरी होती है तो इसको हम ट्रांसफ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो ये दोनों रिएक्शन हो सकती है। एक में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो दोनों में होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तब भी होगा, और लंग इंजरी होगी तो भी ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। तो हमें इनको फिर डायग्नोस मतलब अलग से असेसमेंट करके पता लगाना होता है। लोग लगभग दोनों के सिम्टम एक जैसे होते हैं, बट अगर पल्स बढ़ी हुई है, बाउंडिंग पल्स है, टेकीकार्डिया की कंडीशन है, तो उसमें क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ा है तो वो कंडीशन जाती है टाको। तो हमें ये देखना है।
नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ अक्यूट ब्लड लॉस इज, अगर ब्लड लॉस होगा तो किस तरह के सिम्टम आएंगे? टेकिकार्डिया हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन। अब ये टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया है क्या? जब पल्स इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेकिकार्डिया, जब पल्स डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्लड लॉस हुआ है तो पल्स बढ़ेगी या कम होगी? पल्स बढ़ेगी। पल्स इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या है, फ्लूइड कम है, ब्लड कम है, और हमें उसी फ्लूइड से मैक्सिमम ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, टिश्यू परफ्यूजन को कम नहीं होने देना, बार बार ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा साइकिल बढ़ाएगा उसका, क्योंकि फ्लूइड कम है। तो उसको बोलते हैं हम, जब पल्स रेट बढ़ती है, हार्ट एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहा है, तो उस तरह की कंडीशन में टेकिकार्डिया की सिचुएशन आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ब्लड लॉस हो गया तो हाइपोटेंशन होगा या हाइपरटेंशन होगा? ब्लड लॉस हो गया तो हाइपोटेंशन होगा। अगर ब्लड कम है तो हाइपोटेंशन की कंडीशन आएगी, ब्लड ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे ब्लड लॉस है तो हाइपोटेंशन की कंडीशन आएगी। तो टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ये इसका आंसर है, राइट। ये हमें ध्यान देना है। आराम से इस चीज़ को सोचो, किसी भी चीज़ को। अब इसमें ये की जरूरत नहीं है कि एक्यूट ब्लड लॉस है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। बस ये समझने की ज़रूरत है कि अगर एक्यूट ब्लड लॉस हुआ तो उसमें क्या सिम्टम आने चाहिए। जब आप खुद देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यही सिम्टम आने चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप? अब एंटीबॉडी को छोड़ दो आप, क्योंकि जो एंटीजन है वो ही बताता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा, एंटीबॉडी नहीं बताती। एंटीजन जो है उसके अपोजिट जो होगा वो होगा एंटीबॉडी, वो होगा। ये एंटीजन किस में होता है, ये डोनर ब्लड में होता है। तो हम ब्लड ग्रुप किसका देखते हैं, डोनर का देखते हैं ना। ब्लड ग्रुप कौन सा है जो हम इन्फ्यूज़ करेंगे, वो डोनर का होगा ना। तो यहाँ एंटीजन क्या है, बी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते तो ब्लड ग्रुप होता ए बी। अगर कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप होता ओ। ठीक है। ट्रांसफ्यूज्ड आरबीसी लाइफ स्पान इज 120 डेज। आरबीसी की लाइफ स्पान 120 डेज है, पहले भी हमने बात की है। A neonate require blood transfusion after birth. Which of the following cannulation site is most preferred? जस्ट बेटा पैदा हुआ है अभी, सॉरी नियोनेट पैदा हुआ है, ठीक है, उसको हमें कैन्यूला लगाना है। तो अब उसके लिए मोस्ट प्रेफर्ड साइट कौन सी है? स्काल्प वेन, इंट्राओशियस। इंट्राओशियस मीन्स जब हम हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं तो इंट्राओशियस बोलते हैं। अम्बलाइकल कोड, सबक्लेवियन। तो जब बेबी डिलीवर हुआ है तो उसके पास अम्बलाइकल कोड है, और वो बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ईजीली। तो हम ब्लड अम्बलाइकल कोड इसमें मोस्ट प्रिफर्ड साइट में यूज़ करेंगे और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे फॉर अ नियोनेट चाइल्ड। When administering blood to a patient, it is important to, अब इसमें देखना है हमें, जब हम ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को तो देखने वाली क्या बात है। पहला बोल रहा है ये एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन अ 6 आवर पीरियड, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। 6 आवर में नहीं करना होता, मैक्सिमम से मैक्सिमम में 4 आवर में करना होता है। अगर हम 4 आवर से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ब्लड सेप्सिस के चांसेज बहुत बढ़ जाते हैं। ब्लड की जो ब्लड बैग होता है इसके आसपास भी बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो जब भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ जाता है तो ये ब्लड बैक्टीरिया अंदर की तरफ भी इसमें फिल्टर्ड होके अंदर की तरफ भी ब्लड सेल्स में ब्लड में जाते हैं, और अंदर भी जो ब्लड में बैक्टीरिया हैं उनकी भी ग्रोथ होने के चांसेज बढ़ते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ जाता है। तो हमें 4 आवर में ही करना होता है, तो 6 आवर तो बिल्कुल गलत है। यूज़ अ वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूज़न पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, नहीं।
कभी भी हम वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूज़न पंप यूज़ नहीं करते, शुरू में हम ब्लड को स्लोली इन्फ्यूज़ करते हैं, टोटल स्लोली करते हैं, क्योंकि हमें 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 घंटे में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना है, तो स्लो ही करते हैं। ब्लड कितने ml 350 ml होता है, तो स्लोली हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, 2 से 3-4 घंटे तक आराम से करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है रन द ब्लड एट ए स्लोवर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट 1 ml पर मिनट। चलो नॉर्मली 2 ml पर मिनट होता है शुरू के 15 मिनट तक के लिए, तो यहाँ पे 1 ml पर मिनट लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रा ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। कोई फ़ायदा नहीं है तुरंत, अगर हम वैसे भी जैसे हमने ब्लड दिया और हमें 24 आवर के बाद हमें चेक करना चाहिए कि जो हमने ब्लड दिया उसका कोई बेनिफिट हुआ भी या नहीं, या फिर तुरंत 1 आवर बाद। तो मोस्ट प्रेफर है 24 आवर वाला टाइम जो एग्जैक्ट हमें बताता है, ये है। तो इसका आंसर होगा रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट। मैक्सिमम हम स्पीड यूज़ ले सकते हैं 2 ml पर मिनट, 120 ml पर आवर। फर्स्ट के 15 मिनट में हम इस तरह से ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि अगर ब्लड की कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही, क्योंकि जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन है वो शुरू में होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम शुरू के फर्स्ट 15 मिनट्स तक ब्लड को बहुत स्लोली ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह की रिएक्शन होती है तो हम, और यही क्वेश्चन बार बार अलग 100 तरह से पूछा जा सकता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई तो आप क्या करेंगे, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएट। हमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, इसीलिए हम स्लो चलाते हैं। जैसे हम कोई भी इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम शुरू में क्या करते हैं, इंट्राडर्मल देखते हैं, उसकी सेंसिटिविटी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं तो बिल्कुल स्लोली हम उसको इन्फ्यूज़ करें शुरू में, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी ट्रांसफ्यूज़न या इन्फ्यूज़न रिएक्शन होती है तो हमें तुरंत पता चलेगा, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट के ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होगी, हम तुरंत उसे बंद कर देंगे। नेक्स्ट, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि हिपेटाइटिस जो है नॉर्मली पूछते हैं ए और ई, ये तो क्या होंगे, आपके फूड रिलेटेड हैं या फिर ओरल रूट से होते हैं, जो गंदगी वगैरह की, गंदे पानी वगैरह की वजह से होगा, वो होंगे ए और ई। हिपेटाइटिस बी जो है, हिपेटाइटिस बी क्या होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, 0.0000001 ml ब्लड भी हिपेटाइटिस ट्रांसफ्यूज़ कर सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, अगर, और उसकी भी लाइफ, इस वायरस की लाइफ होती है 6 मंथ। मतलब अगर आपने किसी हिपेटाइटिस बी के पेशेंट का ब्लड कॉटन में या किसी वजह से आपने उसको टच करके फेंक दिया, तो भी वो 6 मंथ तक ब्लड में हिपेटाइटिस बी का वायरस सर्वाइव कर लेता है, तो ये बहुत खतरनाक है। हिपेटाइटिस डी क्या है, हिपेटाइटिस डी को हम डेल्टा वायरस, डिफेक्टिव वायरस भी कहते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिपेटाइटिस डी किस में होता है। हिपेटाइटिस डी उसी में होगा जिसमें पहले से हिपेटाइटिस बी है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, डिफेक्टिव वायरस है। तो ये क्या करता है, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन विद हिपेटाइटिस बी, जिसके हिपेटाइटिस बी है उसके अंदर हिपेटाइटिस डी भी हो सकता है, ये पूरे चांस है। इसका आंसर है हिपेटाइटिस सी। हिपेटाइटिस सी है नॉन ए नॉन बी वायरस, ए नहीं है, बी नहीं है, उसको बोलते हैं हम सी। इसको हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। देखो हिपेटाइटिस बी भी होगा अगर ट्रांसफ्यूज़न है तो, लेकिन पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिपेटाइटिस सी को ट्रांसफ्यूज़ होने के लिए अच्छे खासे ब्लड की ज़रूरत होती है। मतलब हिपेटाइटिस सी थोड़े से ब्लड से या ब्लड सैम्पलिंग की वजह से या किसी का नीडल प्रिक होने से हिपेटाइटिस सी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसको क्या है, बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है ट्रांसफ्यूज़ होने के लिए,
इन्फेक्ट करने के लिए, तो इसलिए हम इसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस सी अलग से क्वेश्चन आता है, सिंपल। अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पता तो मोस्टली हेपेटाइटिस बी करके आते हैं। क्योंकि वो ब्लड से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू ए हीमोडाइनमिकली स्टेबल एडल्ट पेशेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें देखना है। जो नॉर्मल एडल्ट है, स्टेबल एडल्ट है, 150 ml शुड बी ट्रांसफ्यूज इन द फर्स्ट 15 मिनट, 2 ml पर मिनट, तो फर्स्ट 15 मिनट में 30 ml होना चाहिए, ठीक है। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड स्लोली एंड कंप्लीटली, नॉट बिफोर 6 आवर, नहीं 4 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, द ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर, बिल्कुल सही, 4 घंटे के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ सेप्सिस, ताकि सेप्सिस की कंडीशन नहीं बने। नेक्स्ट ऑप्शन है, द यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म्ड एट द बेड साइड फॉर 1 आवर आफ्टर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन, बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन, नहीं बिफोर 1 आवर नहीं होता, हम 30 मिनट के लिए बेड साइड रखते हैं मैक्सिमम। 30 मिनट के अंदर उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। आजकल जो नॉर्मली हम थोड़े मतलब बिल्कुल रूम टेम्परेचर भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ठंडा है तो भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है कि इसमें चिल्स की कंडीशन हो जाती है किसी किसी पेशेंट में, तो हम नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रूम टेम्परेचर में करते हैं, ठीक है। बट अब नई स्टडी ये बता रही है कि आप थोड़ा बहुत अगर ब्लड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे नहीं है, थोड़ा बहुत अगर उससे कम भी है तो भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। लेट होने से अच्छा है कि उसको जल्दी ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, क्योंकि हम शुरू में वैसे भी स्लोली ट्रांसफ्यूज करते हैं फर्स्ट 15 मिनट, है ना। तो वो जब ऊपर से नीचे तक आता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो चुका होता है, इसलिए। विच सॉल्यूशन शुड द नर्स बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत तरह से आता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच में क्या सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो 5% डेक्सट्रोज है, 0.9% सोडियम क्लोराइड मतलब नॉर्मल सलाइन NS है, रिंगल लैक्टेट है, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45 सोडियम क्लोराइड में। सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सलाइन। रिंगल लैक्टेट में कैल्शियम होता है, डेक्सट्रोज क्या करेगा, डेक्सट्रोज जो भी RBC है उनको फुला देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम किशमिश वगैरह को रखते हैं ना पानी में, तो उस तरह की सिचुएशन होगी, डिफ्यूज़न की वजह से RBC की साइज बढ़ जाएगी और वो फट जाएगी। तो हमें मेनली सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सलाइन यूज़ में लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज़ में लेते हैं 0.9%, क्योंकि एक तो क्या है, ये किस तरह का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक ही सॉल्यूशन यूज लेंगे, ना हाइपरटोनिक लेंगे। कैल्शियम और साथ में मिलके कैल्शियम सिट्रेट का कंपोजिशन बनाएगा, तो वो कंपोजिशन कहाँ पे जाएगा, यूरिन के रास्ते, और वहाँ पे क्या करेगा, ये पेन भी कर सकता है, इसकी वजह से स्टोन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। स्टोन किन से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सिट्रेट, ये स्टोन बनाते हैं ना, तो इसलिए हम रिंगल लैक्टेट यूज़ में नहीं करेंगे। कुल मिला के ये क्या है, हमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेगा और बेनिफिट कुछ नहीं है, नुकसान ये रिंगल लैक्टेट देने का। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाता है, कितना भी घुमा ले क्वेश्चन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन